नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी। दरअसल राहुल आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे और वहां रायबरेली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां के सांसद हैं राहुल गांधी, और वहां उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ लड़ने और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला बयान दिया है। यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये दोनों तो साथ में लड़े ही, लेकिन अगर बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी अगर आ जाती, साथ लड़ लेती, तो बीजेपी को हम सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकते। इस बयान पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती का जवाब भी आ गया है। अब कांग्रेस और बसपा के बीच हो रही इस चर्चा में बीजेपी परेशान है कि आज की सारी लाइमलाइट तो उसे ही मिलनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के प्लान को चौपट कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। आइए पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है। मायावती को लेकर राहुल गांधी ने रायबरेली में क्या बयान दे दिया, जिसके बाद मायावती को एक नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा 3 ट्वीट करने पड़े। और यहां से दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी नई सीएम बनी हैं, वो लाइमलाइट लेने के चक्कर में जो बीजेपी लगी हुई थी, उससे बाहर इधर राहुल गांधी एक दूसरी सियासत करते हुए आखिर क्यों नजर आए। पहले सुनिए राहुल गांधी को। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। आज जिस कैंपस में आप आए हैं, उस कैंपस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि बहन जी यानी मायावती जी भी हमारे साथ चुनाव लड़ें, तीनों मिलकर लड़ते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस बयान से यही समझा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक तरफ बसपा को उसकी गलती याद दिलाई और दूसरी तरफ फिर से साथ आने का यानी मायावती को साथ आने का न्योता भी दे दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा अगर चुनाव मिलकर लड़ते तो बीजेपी का सफाया कर सकते हैं। हालांकि मायावती अब भी दूसरे किस्म की राजनीति कर रही हैं। राहुल गांधी के बयान पर उसके तुरंत बाद मायावती ने जवाब दे दिया है और मायावती का जो जवाब आया है, एक नहीं बल्कि 3 पोस्ट उसमें मायावती कह रही हैं। देखिए, तीनों पोस्ट आपके सामने है। कह रही हैं मायावती जी कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं हो और क्या है, नहीं तो और क्या है। दूसरी बात यहां लिख रही हैं, दूसरा ट्वीट है मायावती का कि फिर भी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। तीसरी बात यहां लिख रही हैं मायावती जी, तीसरा ट्वीट, कि वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी व उसके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने के में काफी पीछे जो चिंताजनक। ये बात कह रही हैं मायावती जी। तीनों बातें, तीनों में चाल चरित्र चेहरा बता रही हैं, कांग्रेस और भाजपा को एक ही तराजू पे तौल रही हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण है कि मायावती जी को एक के बाद एक 3 ट्वीट करना पड़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां राहुल गांधी ने कही या मायावती ने कही, ये तो सोचने की बात है, विश्लेषण की बात है। मायावती अब भी कांग्रेस और बीजेपी को एक ही जैसा बता रही हैं और साथ ही ये भी बता रही हैं कि कांग्रेस के साथ जाने से उन्हें क्या घाटा हुआ। वैसे फायदे में तो बहन जी यानी मायावती जी अब भी नहीं हैं। ऐसे में अगर वो राहुल गांधी का ऑफर स्वीकार कर लेती हैं
तो हो सकता है कि उन्हें भी फायदा हो जाए। वैसे जिस तरह बहन जी ने फौरन जवाब दिया, उससे समझा जा सकता है कि राहुल के ऑफर में दम है और यहीं बीजेपी और उसका साथ देने वाले बेदम हो रहे हैं। देश में अगले 50 सालों तक शासन करने का दावा करने वाली बीजेपी की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो 2 कदम आगे बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन उसे 4 कदम पीछे खींचने की तैयारी कर रहा है। आज दिल्ली में आपने देखा कि 27 साल बाद बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है और नई सीएम रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण भी हो गया है। उनके साथ साथ 6 मंत्री भी बन गए हैं। इसे बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है कि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री और वो भी वैश्य समुदाय की सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति यही हो, लेकिन इधर दिल्ली बीजेपी के हाथ में आई है और वहां उत्तर प्रदेश और बिहार से बीजेपी को बाहर करने की प्लानिंग हो रही है। राहुल खुद उत्तर प्रदेश पहुंचे और उनके करीबी बिहार के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंच गए। पटना में कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया है कि सत्ता में लौटना है तो गांव-गांव तक पहुंच बनानी पड़ेगी। वहीं बिहार में आज नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सियासत को गरमाने वाला बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं और इसी वजह से वो दिल्ली सीएम के यानी रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। आइए जरा सुन लेते हैं भाई वीरेंद्र को, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। उससे पार्टी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जगदा बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और वो हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ हैं, हम साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा। कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं है। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। तो सुन लिया आपने, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं तो कहां से जाएंगे वहां पे, यानी दिल्ली के सीएम के जो शपथ ग्रहण है उसमें भाई वीरेंद्र साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि हमारे साथ आने वाले हैं इसलिए वहां यानी एनडीए के नेताओं को जो बुलाया गया था आज दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में, वहां नहीं गए। ये रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी और शाह के साथ मंच साझा करने को टाल गए। हाल ही में 2 बार दिल्ली आकर भी उन्होंने मोदी और शाह से मुलाकात नहीं की और आज के इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, यानी नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए, जिस पर सवाल उठ रहे थे और अब जवाब आरजेडी की तरफ से आ गया है। भाई वीरेंद्र का ये बयान जो है वो आखिर क्यों आया है, या कहें तो भाई वीरेंद्र ने ये बयान क्यों दिया है, इसका खुलासा अब नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लेकिन नीतीश अगर एनडीए छोड़ते हैं तो फिर बिहार से बीजेपी आउट हो जाएगी। वहीं आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में फिर से संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में, जरा वो भी सुन लीजिए। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। तो सुन लिया आपने, देखेंगे कैसे आप लोग संविधान बदलते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो यूपी और बिहार में इस समय बीजेपी के पैर उखड़ने के लिए या कहें तो उखाड़ने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी यहां यह भी कह रहे हैं कि जैसे मैं वायनाड जाता हूं वैसे ही यहां आप प्रियंका गांधी को बुला सकते हैं। यानी यहां पर रायबरेली में एक नहीं 2-2 सांसद हैं और यही बात प्रियंका गांधी वहां कहती हैं वायनाड में कि यहां एक नहीं 2-2 सांसद हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वहां की जनता को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, सुनिए। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल।
तो साफ साफ यहाँ की अगर मैं इस जगह पे रायबरेली में राहुल गांधी एक ये पैगाम भी दे रहे हैं कि मैं अगर नहीं आ पाया तो प्रियंका गांधी को बुला लो, जैसे प्रियंका मुझे बुलाती हैं वायनाड में। वायनाड की सांसद हैं प्रियंका गांधी। तो दोस्तों यहां कांग्रेस पार्टी की तैयारी, राहुल गांधी का बिगुल। और दूसरी तरफ यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर राहुल गांधी एक नहीं दो तीन अलग अलग ढंग से सियासत और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां इंडिया गठबंधन भी उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए, और उसी तौर पर इसे देखा जाएगा। अब देखना होगा कि मायावती क्या इंडिया गठबंधन के इस मुहिम में साथ आती हैं, यानी इस मुहिम में जुड़ती हैं, या फिर उनकी सियासत ट्विटर तक ही सीमित रह जाती है। एक बड़ा बयान राहुल गांधी का, और उससे भी बड़ा जो 3 ट्वीट्स हैं वो इधर मायावती की तरफ से जो बातें आई हैं वो। और इन सब के बीच क्या बीजेपी जो है वो अब अपनी सियासत को किसी दूसरे मोड़ पर ले जाएगी? बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन करके उसने वोट बैंक की राजनीति में एक बड़ी दखल दे दी है, एक मजबूती पाली है। क्या ऐसा है? और खासकर अभी जब 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, तब क्या कुछ होगा? ये सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मायावती को राहुल गांधी का खुला ऑफर, और उसके साथ साथ यूपी और बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट क्या है, इन सबको जानने समझने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए। चलिए चलते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच। पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। दिल्ली से लेकर रायबरेली तक खबरें ही खबरें हैं। दिल्ली की सीएम चर्चा में है, खूब चर्चा में है, और चर्चा ऐसी कि उनके पुराने ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। गाली गलौज, जेएनयू को खत्म कर दो, बंद कर दो से लेकर केजरीवाल कैसे पैदा हुए उसका वीडियो मांग रही हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं रेखा गुप्ता के नाम से, उनके ट्विटर हैंडल से। और दूसरी तरफ चुपचाप कल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कुछ हो रहा है, 7 घंटे की मैराथन बैठक कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 30 कांग्रेस के प्रभारियों की, आप बेहतर जानते होंगे। और उसके बाद आज सीधे रायबरेली से मायावती को ऑफर। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने रायबरेली में तुरुप का इक्का चल दिया। मायावती इससे बुरी तरह हिल गई हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी द्वारा समझौते का ऑफर स्वीकार न करने की बात कह के राहुल ने वो बात कह दी जो उनके समर्थक बहुत दिनों से कह रहे हैं। लोकसभा में मायावती जी 0, विधानसभा में मायावती जी 0 या शायद 1 सीट है, 1 सीट है, जी हाँ। और वो भी जो वहाँ के एक विधायक हैं उनका अपना था, उसकी वजह से आए हैं वो। तो ऐसी स्थिति में उनके समर्थक बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि मायावती जी को बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहिए। और आज राहुल ने वही बात कह दी कि हमारा तो ऑफर था, लेकिन बहन जी ने न हमारे साथ समझौता किया और न पूरे मन से चुनाव लड़ी। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उनके समर्थकों का भी यही आरोप है कि बहन जी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव को पूरी मन से नहीं लड़ रही हैं। और इसके कहने का असर यह होगा कि पहले भी बसपा के बहुत सारे लोग टूटे हैं। जो 37 सीटें सपा को आई हैं लोकसभा में, 6 सीटें कांग्रेस को आई हैं, उसके पीछे दलित वोटों का बहुत बड़ा योगदान है। और दलित वोट जो है मायावती से निराश होकर सपा और कांग्रेस के पास आए हैं। और अब इस बात के बाद में मायावती के वोट और तेजी के साथ टूटेंगे। मायावती बीजेपी से अलग हो नहीं सकती हैं। मायावती जी ने अभी जो ट्वीट आप बता रहे थे स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलती हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए, असल में वो बीजेपी के साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में
मायावती के समर्थकों को तोड़ने के लिए जो सपा और कांग्रेस मिलके वहां काम करना चाह रही है वो सफल होता दिख रहा है। दूसरी बात, जो आपने कहा दिल्ली का, रेखा गुप्ता का, तो देखिए जो विभाजन की राजनीति होती है, जो नफरत की राजनीति होती है, उसका अंतिम परिणाम यही होता है। आज रमेश विधूड़ी और जो प्रवेश वर्मा है वो सोच रहे होंगे कि हमें और नीचे गिरना पड़ेगा। बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है रेखा गुप्ता ने उनको कि ऐसा करोगे तो अगला चांस तुम्हारा आएगा। शायद इन दोनों से माँ की कोख की बात इन दोनों में से किसी ने नहीं की थी, वापस वहीं घुसा देंगे जैसी बात शायद इन दोनों ने नहीं कही थी। अब वो शायद जो है उस लेवल पर भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए राजनीति आज इतने गंदे स्तर पर ये लोग ले आए हैं कि इसके बाद में यहाँ पे ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ने के चांस हैं। कोई शीला दीक्षित जैसी अच्छी महिला मुख्यमंत्री को बीजेपी नहीं चुन सकती थी, उन्हें ऐसी ही मुख्यमंत्री चाहिए थी, महिला हो और जो ऐसी गालियां दे सके। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मां से पैदा होने का वीडियो मांगा, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है, और मैं वहीं वापस घुसा दूंगी उसको। तो ये इंतहा है और इसका परिणाम ये होगा कि अब जो है और बीजेपी की राजनीति नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। देखिए इसका एक और पहलू है जी। आज एक गोदी मीडिया के एंकर ने लिखा कि गुप्ताओं को उनका हक मिल गया। एक दूसरे ने लिखा कि अभी तक किसी गुप्ता को मौका नहीं मिला था। मतलब केजरीवाल जो वैश्य समाज से आते हैं उन्हें भी अलग कर रहे हैं। बंटवारा, विभाजन, गोत्र में गोत्र, कि केजरीवाल फलाने गोत्र के हैं और ये फलाने गोत्र की है। तो ये जो विभाजन की राजनीति है, जबकि वैश्यों में कभी इस तरह की बातें पहले होती नहीं थी। वैश्य राजनीति में सबके साथ मिलके चलते थे और उनकी जाति जो है उस तरह के जातिवाद के आरोपों से बची रही जैसे दूसरी जातियों पे लगते रहे। लेकिन बीजेपी की 10 और 11 साल की राजनीति में स्थिति ये आ गई है कि गोदी मीडिया के एंकर जो हैं एक महिला के बनने की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं और किसी कारण से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वो गुप्ताओं को हक मिल गया, इस पे खुश हो रहे हैं। केजरीवाल जो थे वो वैश्य नहीं थे, केजरीवाल को अलग कर दिया, जाति के बाहर कर दिया उन्होंने। तो ये जो स्थिति है बहुत खराब है। तो आज की तारीख में इन स्थितियों के बीच में ही जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की बैठक हुई है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रही और उसके नतीजे जो हैं जल्दी ही सामने आएंगे। जल्दी इस तरह से आएंगे कि अब जो इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो राज्य का होता है वो, और जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है वो ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि कल खड़गे जी ने साफ कह दिया कि जवाबदेही तुम्हारी होगी, जीतना तुम्हारा काम है और हार गए तो बख्शे नहीं जाओगे। कल खड़गे जी ने बहुत साफ साफ कहा, जो इससे पहले दिल्ली की सीडब्ल्यूसी में वो कह चुके थे, बेलगावी की सीडब्ल्यूसी में कह चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि हालत ये हो गई है कि नकली जो है चल पड़े हैं हमारे यहाँ और असली जो है फिसल कर गिर रहे हैं। अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का यह काम है कि बूथ लेवल तक जाकर वो अपनी कमेटियां बनाएं, काम करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मत भूलो कि चुनाव जो है आजकल वोट डालने से नहीं हो रहे हैं, वोटर लिस्ट से लेके हर जगह धांधली हो रही है और इस पे निगरानी पहली स्टेज से रखना तुम्हारा काम है। आगे क्या होगा, कोर्ट में क्या होगा, ये हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अपने लेवल पे तुम लोग इससे बच नहीं सकते। तुम्हें भी अब सारे वोट जो है वो देखना पड़ेंगे, जिनके वोट कट रहे हैं वो गलत है या सही है वो देखना पड़ेंगे। तो कांग्रेस ने जो कहा था कि हम 2025 को संगठन का साल बनाएंगे, तो लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इसकी तैयारी कर चुके हैं और कांग्रेस को आप इस साल में एक नए रूप में देखेंगे। जी राजीव जी। जी,
कांग्रेस को इस साल हम एक नए रूप में देखेंगे और 2025 ऐसे भी कांग्रेस ने इस साल को अपने संगठन को मजबूत करने का साल चुना है, रखा है। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि जयराम रमेश जब उस बैठक से बाहर निकले, जो 7 घंटे की मैराथन बैठक थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की उनके साथ 30 अलग अलग राज्यों के प्रभारियों की बैठक, जनरल सेक्रेटरीज की बैठक, उस बैठक के बाद जो बातें बताई गई, जिसमें महत्वपूर्ण है कि ये साल संगठन का साल होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे को बुलंद किया जाएगा और साथ साथ अप्रैल महीने में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, अधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में कांग्रेस पार्टी का। ये सारी जानकारी कल दी जा रही थी और आज राहुल गांधी उधर रायबरेली से सीधे आह्वान करते हैं मायावती को और बोलते हैं कि अगर वो साथ रहती तो बीजेपी को हराना और आसान होता। आना चाहता हूं प्रशांत जी के पास और प्रशांत जी से पहले प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके पास जरूर आऊँगा प्रोफेसर साहब, और चूंकि आप लखनऊ में हैं और राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं उधर आपके ज़रिए समझेंगे, लेकिन ज़रा प्रशांत जी, दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक चल क्या रहा है? कर ली जाए पहले राजीव जी। देखिए, राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है वो मुख्य तौर पे बीएसपी के मतदाताओं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं और बीएसपी के समर्थकों को दिया। मायावती उनका टारगेट नहीं है और बीएसपी को एक विधायक है वहां पे उत्तर प्रदेश में शायद, और लगभग 12% वोट शेयर आया है इनका। एक विधायक को 12% वोट शेयर, 12% वोट शेयर में और विधायक हो सकते थे। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, क्यों नहीं आए? क्योंकि अब बीएसपी के साथ दूसरा कोई समाज मिलता नहीं है। बीएसपी के कैंडिडेट को सिर्फ अपने समाज का वोट मिल रहा है, उनके साथ मुसलमान हट गया और मुस्लिम हट जाने की वजह से उनकी विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बी टीम है और बी टीम को लेकर और बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, बीजेपी के प्रति हमलावर नहीं है, बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव में लड़ती है। ये एक बड़ा लेबल उनके ऊपर लग गया है। तो राहुल गांधी बेसिकली मायावती को कम एड्रेस कर रहे हैं, बीएसपी के समर्थकों को ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं कि बड़ा मूवमेंट, क्योंकि कोई भी पार्टी अब देखिए अगर चुनाव नहीं जीत रही है, जो बीएसपी का समर्थक है, जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, वो मूल रूप से आरएसएस का विरोधी है, मूल रूप से वो मनुवाद की पॉलिटिक्स का विरोधी है, मूल रूप से ब्राह्मणवाद का विरोधी है और उसी की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उसको राहुल गांधी की बातें पसंद आ रही होंगी। और इस बीच क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से मायावती ने उस शब्दावली को छोड़ दिया जो काशीराम की शब्दावली थी जी। जो नैरेटिव काशीराम गढ़ते थे, जो वो कहते थे कि मूल निवासियों की पार्टी है बीएसपी और मनुवाद की बात करते थे वो, तो वो बहुत खुले तौर पे बात करते थे और उसकी उन्होंने कंस्टिट्यूंसी एक बनाई थी। काशीराम की तमाम सारी रैलियों में मैं जाता रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। काशीराम के मंच पे तमाम जातियों के छोटे छोटे नेता होते थे, वो सब बीएसपी ने अलग कर दिए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था बीएसपी का, आरएसएस की तरीके से, वाम से, वो कमजोर हो गया। उसको मायावती ने उस तरीके से जो है कल्टीवेट नहीं किया समय के रहते। हुआ यह कि धीमे धीमे बीएसपी के अंदर की जो बीएसपी की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। राहुल गांधी उसको निशाने पर रख रहे हैं और बड़ा मूवमेंट बीएसपी के कार्यकर्ताओं का, बीएसपी के समर्थकों का, बीएसपी के वोट बैंक का इंडिया गठबंधन की तरफ होगा, जहां पे समाजवादी पार्टी और जहां पे कांग्रेस। एक और बात बहुत साफ तौर पे हम लोग समझ में राजीव जी कि बीएसपी के समर्थक को समाजवादी पार्टी से दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। हमने देखा 2017 में जब अलायंस हुआ था
तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो मायावती सही कह रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रति उसका ऐसा दुर्भावना नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीति, बड़ी उथल पुथल की है। इसीलिए आप देखिए कि तुरंत जो मायावती का रिएक्शन आया है, तुरंत वो इसीलिए आया है कि वो मायावती भी समझ रही हैं कि राहुल गांधी का बयान उनकी पार्टी को नीचे से हिला देगा, इसलिए वो तुरंत प्रतिक्रिया कर रही हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में देखिए राजीव जी, बीएसपी ने एकदम एक नई तरीके की राजनीति की है। और नई राजनीति ये है कि उसने हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी प्रवेश वर्मा को किनारे लगा दिया है। तो हरियाणा के बाद दिल्ली में अब बीएसपी ने तय कर लिया है कि उसको जाट नेतृत्व और जाट वोट नहीं चाहिए। जाटों के खिलाफ पोलराइजेशन किया हरियाणा में, और यहाँ पे लग रहा था ऐसा कि शायद बीएसपी राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को संदेश देने के लिए कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करेगी। वो बीजेपी ने नहीं किया। इसका मतलब है कि वो तय कर चुके, जैसे मुस्लिम के बारे में उन्होंने तय कर लिया कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अब उन्होंने कैलकुलेटेड तरीके से तय किया होगा कि उनको जाट वोट नहीं चाहिए, ना राजस्थान में चाहिए, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए, ना हरियाणा में चाहिए। दिल्ली में तो खैर उन्होंने हटा ही दिया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि वो एक समुदाय को, जो कि मूल रूप से कृषक समुदाय है, उसको जो है हाशिए पर धकेलने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लिए ये मौका है, अच्छा मौका है कि वो इसको इनकैश करें। जहाँ तक रेखा वर्मा जी का सवाल है, उनके ट्वीट, उनके बयान, देखिए बीजेपी के पास जो टैलेंट उपलब्ध होगा उसी से तो बीजेपी लाएगी जी। बीजेपी शीलादीक्षित कैसे ले आएगी अपने यहाँ से? बिल्कुल सही बात। तो बीजेपी के अंदर जो टैलेंट उपलब्ध था उसमें से वो बेहतर है। किसको बनाते हो? कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा को बनाते। कपिल शर्मा के भी ऐसा ही है। बीजेपी के किसी भी नेता के पिछले ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए, उसमें तय करना कम पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि कौन ज्यादा नफरती है, कौन ज्यादा जो है वो अनैतिक बातें करता है। ये एक मुश्किल कंपटीशन है बीजेपी के अंदर। और खुद उनके जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनके आप देख लीजिए। तो ये बीजेपी के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। जो बीजेपी ने नई राजनीति की है वो ये है। बाकी चुनौतियां हैं जिसकी बात हम लोग कई बार करते रहे, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो सरकार शुरू हुई है। एक और बात जो कहना चाहता हूँ, प्रवेश वर्मा का तो खैर जो है वो यहाँ पे जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी में हुआ वो यहाँ हो गया वर्मा जी के साथ। लेकिन अरविंदर सिंह लवली बड़े धूम धड़ाके से गए थे जी, वो भी अब विधायक ही रहेंगे। तो इन सब को जो दल बदलू नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि आप जा रहे हो, वहां आपसे बड़े रंगमंच के कलाकार बैठे हुए हैं जिनको सामने लाया जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज की, क्या बीजेपी के पास ऐसे ही नेता हैं? ये अगर दिल्ली की बात करें हम, या दूसरे राज्यों की बात करें जहां जहां मुख्यमंत्रियों की बात आई वहां पे, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी की राजनीति क्या है? राहुल गांधी अगर रायबरेली में पहुंचकर वहां भी प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वहां संविधान का जिक्र कर रहे हैं, वहां मायावती का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी आने में 2 साल का वक्त है। उससे पहले बिहार का चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और 2029 तक 20 चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी का मायावती पर दिया गया बयान क्या मायने रखता है? प्रोफेसर रविकांत जी, चूंकि आप लखनऊ में हैं और आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि राहुल गांधी की सियासत किस दिशा में जा रही है, जरा बताइए। देखिए, प्रशांत जी ने जो बात कही वो 100% सही है कि राहुल गांधी का ये बयान मायावती से ज्यादा उनके समर्थकों और उनके वोटर्स के लिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा
राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है वो सही जगह लगने जा रहा है। उसकी एक और वजह है, दिल्ली चुनाव में अगर हम देखें तो जो सर्वे आए हैं वो ये कहते हैं कि मोर देन 60% जाटव समाज बीजेपी के साथ गया है। अब जो हालात हैं, 2022 में मायावती के पास करीब 13% वोट था, जो 2024 में घट करके वो 9.4% रह गया। सीट तो एक भी नहीं है, विधानसभा में एक सीट है। हालात ये है कि बीजेपी अब उस जाटव मतदाता पर अपनी नजर लगा रहा है और दिल्ली में मेरी अपनी जानकारी है कि आरएसएस ने करीब एक सप्ताह तक ये कैंपेन करी थी कि हम वहां जाटव मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ये र्यूमर था और उस समय हम लोग भी इसको फेसबुक पर लिख रहे थे कि ये जो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कभी भी दलित को सीएम नहीं बना सकी। आज तक के रिकॉर्ड में कभी उसने नहीं बनाया। दलितों से इतनी नफरत है भाजपाइयों को, संघियों को, कि वो कभी उनको ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठाएंगे जी। राज्यपाल बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन जहां नीतियां बनानी हो, क्रियान्वयन करना हो, वहां वो कभी दलित के हाथ में ये ताकत नहीं देंगे। लेकिन ठग तो लिया। अब आप सोचिए कि दिल्ली में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, एएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, फिर भी मोर देन 60% जाटव समाज बीजेपी के साथ गया, इस प्रलोभन से कि वहां एक गौतम जी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मोदी जी तो चाहे वो जाट हो चाहे जाटव हो, दोनों को उन्होंने खत्म किया इस चुनाव में। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि ये जो मतदाता है वो अब गुमराह भी हो रहा है केवल इस नाम पर कि साहब हम मुख्यमंत्री बना देंगे या बीजेपी अब मुख्यमंत्री बना देगी। इसलिए भी उन्होंने ये बोला है। और दूसरा, राहुल गांधी की जो छवि बनी है पिछले साल 2 साल के भीतर, और जब से उन्होंने संविधान अपने हाथ में उठाया तब से और ज्यादा, लगातार जब वो आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, दलितों के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तब से राहुल गांधी को एक बहुजन राजनीति के नायक के तौर पर देखा जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज चाहे वो दलितों में किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव है, शार्प है, चीजों को समझता है, तो वो जितना प्रेम मायावती से करता है उससे कतई कम राहुल गांधी से नहीं करता। और प्रेम से ज्यादा उसे भरोसा है। मायावती के प्रति जो भरोसा टूटा है, वो भरोसा पैदा किया राहुल गांधी ने, चाहे वो हाथरस गए हों 2-2, 3-3 बार, उस दौर में जहां मायावती खामोश रहती हैं या केवल ट्वीट करती हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव भी इन मुद्दों पर कभी मुखर नहीं हुए। वहां पे राहुल गांधी ने धक्के खाए प्रियंका गांधी के साथ, तो वो पुलिस वालों ने धक्का दिया उन लोगों को। ये खड़े होना उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में। और इसीलिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज के भारत की राजनीति के दलित हैं। जितनी प्रताड़ना राहुल गांधी ने इस समय झेली है, ऐसी प्रताड़ना सदियों से यह समाज झेल रहा है। तो वो कनेक्ट है राहुल गांधी के साथ, दर्द का रिश्ता है, जिसको बार बार कहता हूं। मुस्लिम समाज के साथ और दलित समाज के साथ राहुल गांधी का दर्द का रिश्ता है। तो उत्तर प्रदेश में भी पिछले अब 1989 से कांग्रेस पार्टी बाहर है। इस समय बहुत स्पेस है। और प्रशांत जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि दलित समाजवादी पार्टी के साथ उस तरह से नहीं जा सकता जितना भरोसे के साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता अगर बीएसपी से निकलेगा। वो जाटो समाज भी मैं कह रहा हूं। ये जो स्पेस है इस समय, उसको राहुल गांधी समझ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि मायावती के प्रति, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने कहा,
सबसे अच्छी बात ये, कोई हिकारत का भाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो आ गई होती तो ये विश्वास कि हम बीजेपी को पराजित करते और बड़े पैमाने पर पराजित करते, सरकार बनाने की स्थिति नहीं आती। तो ये जो सम्मान और विश्वास के साथ राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, जिस बात को उत्तर प्रदेश में तमाम दलित इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे कि लोकसभा में अगर मायावती साथ आ गई होती तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, वो कर्नाटक तक उसका असर पड़ता, तेलंगाना तक असर पड़ता। तो जो सम्मान आज दिया है राहुल गांधी ने, जो भरोसा उनके प्रति व्यक्त किया है, वो भरोसा दलितों के भीतर पैदा होगा राहुल गांधी के प्रति। इस बात को वो समझ रहे हैं। लेकिन एक चुनौती है, मैं इसके साथ साथ ये भी आपके सामने रख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास दलितों, अति पिछड़ों की लीडरशिप नहीं है। और मैं एक बात को जब बराबर कहता हूं कि इस समय की राजनीति जहां है वो दलित, पसमानदा मुस्लिम और अति पिछड़ा। अजय कुमार लल्लू को हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अजय कुमार लल्लू सबसे एक्टिव इधर के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के पिछले एक दशक में। उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया। लेकिन प्रदेश में आपको लीडरशिप चाहिए। इन तीन समाजों से कांग्रेस पार्टी अगर लीडरशिप देती है और राहुल गांधी जिस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को, वो उससे नहीं होगा कि साहब प्रदेश अध्यक्ष वहां कुंभ में स्नान करने चलेगा, इससे वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। यह बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करना है तो गंगा स्नान करने से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा दलितों की बात करने से, मुसलमानों के साथ खड़े होने से, अति पिछड़ों के सवालों को उठाने से, और जो किया राहुल गांधी बराबर कर रहे हैं। अब सुल्तानपुर के वो चेतराम मोची जिनको ब्रांड बना दिया राहुल गांधी ने, सम्मान की बात बराबर वो कर रहे हैं। इन इश्यूज को यहां भी चाहिए, प्रदेश स्तर पर भी चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए। अगर ये होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभर सकती है उत्तर प्रदेश में। लोग चाहते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी से कि वो ये लीडरशिप दे दे, एजेंडा तो क्लियर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जब इस पर नहीं बात करती है तो फिर उन्हें शक होता है कि साहब राहुल गांधी तो ये बात कर रहे हैं लेकिन यहां की लीडरशिप वो बात नहीं कर रही है, या वो उनका व्यवहार उस तरह से नहीं है जो राहुल गांधी का है। तो ये एक चुनौती है। अगर इस चुनौती से राहुल गांधी और खड़गे जी अगर जूझ पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा स्पेस है। और फिर मायावती के साथ जो वोटर रहा है, दलित, अति पिछड़ा, बड़े पैमाने पर, बल्कि पिछड़े भी थे उनके साथ, मुस्लिम तो खैर उनसे निकल चुका है पूरी तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा लाभ होगा। और जो इशारा आज किया है कि प्रियंका गांधी भी यहां से सांसद हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, ऐसा कुछ संकेत मुझे लग रहा है। अगर ये होता है तो कांग्रेस पार्टी का वो बेहतर कदम होगा। लेकिन लीडरशिप जरूर देनी होगी उन तीन समाजों की जिसकी तरफ मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पे सीधा आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। और आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने आखिर क्यों मायावती का नाम लिया? अभी तक तो मायावती का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज अचानक, आपका नजरिया? जी, राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़कर मायावती का नाम नहीं लिया। एक सवाल उनसे पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही कि मायावती जी के बारे में जो भी बात उन्होंने कही वो उस सवाल के जवाब में थी। मायावती जी बार बार बीजेपी की बी टीम बनी रहती हैं। 1995 में, 97 में और 2002 में उन्होंने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी और तीनों ही बार उनकी सरकार गिरी बीजेपी के कारण। इसके बाद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के करीब आ गई और लगातार बीजेपी के लिए काम अप्रत्यक्ष रूप से करती रही। प्रोफेसर रविकांत जानते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में मायावती ने बीजेपी की मदद की, उन लोगों को उम्मीदवार बनाया जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे और वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ। ये पूरा देश जानता है कि मायावती ने क्या क्या किया।
जब संसद के नए भवन का उद्घाटन होना था और राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति जी अगर इसका उद्घाटन करती तो बेहतर होता, तब मायावती जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं इसका उद्घाटन करना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में तो ये सरकार है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनी। मतलब मायावती जी का पूरा सॉफ्ट कार्नर अभी भी बीजेपी की तरफ है, इसलिए राहुल गांधी ने ठीक बात कही। दूसरी बात, राहुल गांधी का निशाना मायावती व्यक्ति के रूप में नहीं है, ये बात 100% सही है। मायावती जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस वर्ग के लिए पहचानी जाती रही हैं, अब तो खैर नहीं पहचानी जाती, लेकिन जिस वर्ग की आवाज उठाने के लिए पहचानी जाती रही हैं, उस वर्ग के लोगों को राहुल गांधी ने अपनी ओर आकर्षित करने की बात कही और राहुल गांधी की बातें उन्हीं लोगों की तरफ से, चाहे चेतराम जी की बात हो चाहे और मुद्दे हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक दौर था जब मायावती जी अल्पसंख्यक वोटों के लिए बड़ी मशक्कत करती थी, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया। यानी जो लोग उपेक्षित हैं, सत्ता में आने से क्या कहते हैं महरूम है या नहीं आ पाए सत्ता में, उपेक्षित हैं, उनकी तरफ मायावती जी का ध्यान नहीं है, बल्कि मायावती जी का ध्यान इस तरफ है कि किस तरह सत्ता से करीबी दिखाई जाए, बीजेपी से करीबी दिखाई जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करीबी दिखाई जाए। और जिस तरीके से वे अपने भतीजे को ला रही हैं, हटा रही हैं, ला रही हैं, हटा रही हैं, इससे लगता है कि उनकी मति, मायावती जी की मति अभी स्थिर नहीं है और वे दुविधा में है कि वो क्या करें, किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। राहुल गांधी की बात पर जो 3 ट्वीट उन्होंने लगातार एक के बाद एक किए, वो मुझे लगता है कि वो एक तरह की सफाई देने की कोशिश कर रही है। वे उस मुद्दे पर नहीं आ रही है, अपनी ओर से सफाई दे रही कि देखिए हम बगैर नाम दिए कि हम तो ये है। तो मुझे लगता है कि मायावती जी यहाँ लूज कर रही हैं और ये बातें जानती कि मायावती अपना पूरा वोट बैंक, बसपा अपना वोट बैंक बड़ी हद तक खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी उसकी स्थिति यही है, लोकसभा में भी उसकी स्थिति यही है। तो अब मायावती के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर भी वे जो कुछ है उसे बचाने के लिए जो कुछ उनके पास है, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए करीब करीब 20% वोटर ऐसे हैं जो दलित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के। वो वर्ग पूरा का पूरा मायावती से छिटक के दूर चला गया, लेकिन मायावती जी को अभी भी बेचैनी नहीं हो रही। और कोई होता तो बेचैन होता, मायावती को ये बेचैनी नहीं। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो 100% सही है। मायावती जी राहुल की बातों पर जो भी कहें, लेकिन उनके दिल में कुछ और है और वे कह कुछ और रही हैं। मायावती अपना जनाधार खोती जा रही हैं और खो चुकी हैं बड़ी हद तक। और मुझे लगता है कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता दिन पर दिन घटती जा रही है और ये वाकई चिंता की बात कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक वोटों की बात है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां मायावती यानी बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। हम बसपा के पास अपना कोई वोट का आधार बचा नहीं है, तो मुश्किलें मायावती के सामने है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात कही है और सही वक्त पे कही है, जब मायावती को सतर्क हो जाना चाहिए, कांग्रेस के साथ का रुख अपनाना चाहिए और बीजेपी की तरफदारी करना बंद करना चाहिए। उनके लिए इशारा है, राहुल गांधी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इशारा कर दिया है। अभी भी अगर मायावती नहीं समझती हैं तो फिर इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। राजू जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा निशाना लगाया है और वो भी उत्तर प्रदेश में जाकर, जहां मायावती के लिए परेशानी बढ़ सकती है या मायावती यहां से उनको सोचना होगा कि वो किस दिशा में जाएं। वो अकेले एकला चलो का राग जो है वो अलापते रहें या वो इधर संगठन यानी इंडिया गठबंधन की तरफ आएँ। बीजेपी की तरफ जाएंगी तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ न जाते हुए भी अब आज की तारीख में बी टीम कहलाती हैं, क्योंकि वो मदद करती हुई दिखाई देती हैं बीजेपी की। और ऐसे में एक बहुत ही ऊहापोह वाली स्थिति, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो गई है मायावती के सामने, जैसा हमारे तमाम साथी कह रहे थे। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं, राहुल गांधी ने क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत, भले सवाल पूछा गया था लेकिन उसके जवाब में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर फिट बैठती है उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में?
बिल्कुल राजीव जी, फिट बैठती हैं। और एक तरीके से देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें होती रहती थी कि बी टीम है और मदद करते हैं, उसी तरीके की बातें मायावती जी के लिए भी होती रहती हैं। लेकिन मायावती जी पर लोग थोड़ा बचबचाकर हमला करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर लोग खुलकर हमला कर लेते थे। तो मायावती जी पर जो हमला करने वाली चीज थी, वो राहुल गांधी ने एक तरीके से कहा जाए खुलकर जो है वो बात रख दी कि मायावती जी जो है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। लेकिन अगर वो आती इधर तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता था, और ये मायावती जी को तय करना है कि उनका रास्ता किधर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है कि अपना जो उनका मतदाता है उसकी जो आकांक्षाएं है उसको पूरा करना है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है उसको बचाने के लिए उनको राजनीति करनी है, या भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान को बुलडोज करने का एजेंडा है उसके लिए काम करना है। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने मायावती जी के लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बहन जी या तो फेंस के इधर रहिए या फेंस के उधर रहिए, या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने की जो ताकतें हैं उनके साथ संविधान बचाने की लड़ाई लड़िए, वरना खुलकर आप बीजेपी के साथ रहिए। और बहन जी ने तुरंत उसको साबित किया राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसको उन्होंने तुरंत साबित किया, जो जिस तरीके के उन्होंने ट्वीट किए। अब बहन जी का ये कहना कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है मगर दूसरा वोट हमको ट्रांसफर नहीं होता है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी बहन जी, और राजीव जी 2019 के चुनाव में बहन जी की सीटें तो 10 हो गई, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, 5 की 5 ही नहीं। तो वोट किसका ट्रांसफर हुआ किसका ट्रांसफर नहीं हुआ ये समझा जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी अकेले नहीं, और नतीजा सामने है कि एक विधायक जीत के आया, वो भी अपने दम पर जीत के आया, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उमाशंकर सिंह। तो बहन जी का कुछ भी नहीं बचा। तो यानी आपका जो वोट बैंक था वो आपका वोट बैंक भी इस बात को समझ गया कि आप एक तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो जो आपसे बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए वो आपके साथ रहे, और जो आपका मतदाता जो इसलिए साथ में होता था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, या जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है उससे निपटना है, तो वो सारा मतदाता आपका साथ छोड़कर जा चुका है। ये बात सामने राजीव जी आ चुकी, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सामने आ चुकी। तो राहुल गांधी ने सीधी सीधी बात कही कि भाई अब लड़ाई जो है वो ये नहीं है कि आप बोलते रहे। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे तमाम दलित जो बुद्धिजीवी वो कहते हैं कि ये जो नागनाथ और सापनाथ वाला नारा था इसने सबसे ज्यादा नुकसान जो है दलितों का किया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो सापनाथ है मगर कांग्रेस जो नागनाथ नहीं है। ये बात अब दलितों के चिंतक जो है वही सब कह रहे हो, ये कहने लगे हैं कि भाई ये जो थ्योरी दी गई थी नागनाथ और सापनाथ वाली, इसने सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का किया है। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो आप कांग्रेस पर दबाव डालकर या उसकी अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उससे आप दलितों के पे काम करा लेते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भी काम कराकर दिखाइए। आज राजीव जी अगर कांग्रेस की इतने 20 राज्यों में सरकारें होती तो क्या 20 राज्यों में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं होता? सबसे पहला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री दिया था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्यों नहीं दे रही दलित मुख्यमंत्री? तो ये सारे सवाल जो है जेर बहस है। और एक तरीके से कहा जाए कि बहन जी को जो है वो राहुल गांधी ने ऑफर भी दिया कि अभी भी समय है, आप उन ताकतों के साथ आइए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना चाहती हैं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती हैं तो आपकी इच्छा है, आप उनके साथ रहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भी कराने वालों के साथ आप रहिए, उनके साथ खड़े रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जो है वो संविधान बचाने के लिए रहेंगे, मायावती जी साथ में आए चाहे ना आए। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मायावती जी साथ में आए या ना आए, लेकिन एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं राहुल गांधी ने। और ये सियासत में और खासकर कांग्रेस की सियासत में आज की तारीख में बहुत इसकी ज़रूरत हुई, क्योंकि मायावती न सिर्फ उनका जनाधार जो भी है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में बिखरा हुआ है और उसको समेटने की ज़रूरत है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि कई जगह वोट काटने में मायावती की पार्टी जो है वो काफ़ी वहाँ पर मजबूती के साथ वोट काट लेती है। जरा आना चाहता हूँ शकील जी आपके पास, बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं शकील जी? देखिए, बिहार में तो आज जो कांग्रेस के नए महासचिव वहाँ बनाए गए हैं, कृष्णा अल्लावरू, वो पहुँच गए हैं वहाँ पे और वो वहाँ पे सारे लोगों से मिल रहे हैं। अब बिहार में देखने वाली बात यह है, लगता है इसके बारे में जल्दी फैसला हो जाएगा क्योंकि बिहार में चुनाव है, कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वहां पे अखिलेश प्रसाद सिंह ही रहेंगे या कोई नया बनाया जाएगा। इसके बाद वहां पे कांग्रेस की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। देखिए, बिहार में कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं नहीं हैं। वहां का जो समझौता है लालू प्रसाद यादव के साथ,
वो करीब करीब तय है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। और वहाँ पे सिर्फ आरजेडी से ही नहीं, सीपीआई एमएल और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं लेफ्ट की, उन सब के साथ में जो है एक महागठबंधन वहाँ पे आसानी से बन जाएगा। बिहार का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी है। देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार संभवतः पूरी तरह खत्म हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये कह चुकी है कि हमें वहां अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और जब अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार का कोई भविष्य दिखता नहीं है। अब इस बीच जो ये सारी बातें होती रहती हैं और बिहार से भी सारी खबरें आती रहती हैं, तो नीतीश अगर कहीं पाला बदल लें, नीतीश अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, तो हो सकता है कि नीतीश का भविष्य कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाए। अब ये सब कुछ नीतीश पे निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मगर कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी क्लियर है। कांग्रेस ने वहां मजबूती के साथ, अभी 6 महीने हैं वहां चुनाव के, और अभी से अपना काम शुरू कर दिया है। एक नया और यंग जो है उसने वहां पे महासचिव दिया है। जो एक बड़ी शिकायत आती थी कई राज्यों में कि सिफारिशों से, कभी कभी ये भी शिकायतें आती थी कि कुछ लोग पैसे देके भी टिकट ले लेते हैं, तो इस नए महासचिव के जाने के बाद उन पे बड़ी सख्ती के साथ रोक लग जाएगी। क्यों? क्योंकि कल खड़गे जी ने भी बड़ा साफ साफ कह दिया है कि जिम्मेदार आप होंगे, आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। चुनाव हारने का मतलब है, चुनाव कोई भी हार सकता है लेकिन चुनाव हारने में अगर आपकी कमियां होंगी, आपकी गलतियां होंगी, तो आपका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। देखिए, खड़गे जी जो है कांग्रेस के अंदर एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं और इसमें उन्हें राहुल गांधी का पूरा समर्थन मिल रहा है। ये जो ट्यूनिंग है राहुल गांधी की और कांग्रेस अध्यक्ष की, बहुत दिनों बाद ऐसी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने सारी जिम्मेदारी, सारे निर्णय लेने की ताकत सब खड़गे जी को सौंप रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहते नहीं है। जैसे अन्य बाकी नेता जो हैं अपनी अपनी बात अध्यक्ष से कहते हैं, सबको अधिकार है कहने का, उसी तरह राहुल भी कहते हैं। राहुल की बात जो है वो उन तक पहुंचती है, लेकिन अभी तक जो है खड़गे जी के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि खड़गे जी जो है किसी नेता की माने या किसी की न माने। और इसीलिए आप देखिए कि इस पे कोई यकीन नहीं करता था कि खड़गे जी इतनी सख्त सख्त बातें कर सकते हैं। दिल्ली का जो नवंबर का CWC था, उसमें उन्होंने बहुत सख्त बातें कही। उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ते हो, गुटबाजी है, और फिर आप कहते हो कि हम चुनाव जीत जाएंगे, संभव नहीं है। उसके बाद उन्होंने बेलगावी कर्नाटक के CWC में कहा कि इस तरह से अब काम चलने वाला नहीं है। और कल जो है यहां उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी समझिए, जिम्मेदारी वहन कीजिए और नकली लोगों से सावधान रखिए। उन्होंने एक बात और कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, कि जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित लोग हैं उन्हें आगे लाई है। ऐसा न हो कि जो लोग अवसरवादी लोग हैं, सिर्फ कांग्रेस में कोई पद या और कुछ पाना चाहते हैं, वो आगे आ जाए। तो इसलिए ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की और वहां के इंचार्ज की या महासचिव की है। देखिए, जो कल की मीटिंग थी वो बेसिकली महासचिवों की और स्टेट इंचार्ज कहते हैं उनको, उन्हें स्टेट इंचार्ज का दर्जा होता है, उनकी थी। और उसमें करीब 30 लोग थे, जिसमें 11 जो थे नए बने हुए लोग थे 2 महासचिव और 9 जो है स्टेट इंचार्ज। अब दूसरा रिशफल की जो लिस्ट है वो भी जल्दी आने वाली है कांग्रेस की, कुछ लोग और बदले जाने वाले हैं। और जो एक तीसरी बात है, ये हालांकि पहले घोषित हो चुका था, इसमें नई बात कुछ नहीं है, मगर फिर भी कि जो कांग्रेस का महाअधिवेशन होने वाला है, ये महाअधिवेशन कहलाता है, ये गुजरात में अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। जो कांग्रेस का महाअधिवेशन होता है वो सबसे बड़ा इकाई होती है। उसमें कोई भी संविधान में संशोधन करना हो, कुछ भी करना हो, तो AICC के मेंबर करते हैं। इस महाअधिवेशन में AICC के मेंबरों को बुलाया जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स होते हैं और वही सबसे बड़ी ताकत होते हैं पार्टी के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गुजरात में करने का मतलब है कि राहुल गांधी और खड़गे जी जानते हैं कि बीजेपी की जान कहाँ है।
अगर गुजरात में बीजेपी कमजोर हुई तो फिर बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पिछला वाला जो चुनाव था, शायद 2017 का चुनाव, 2017 के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो जो है कांग्रेस को 77 सीटों पे ले आए थे गुजरात के अंदर, बीजेपी को 100 से नीचे सीटों पर रोक दिया था। तो कांग्रेस अगर चाहे पूरी मेहनत करे तो गुजरात का जीतना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगी। और इसीलिए जो कांग्रेस का महाधिवेशन है वो गुजरात में रखा गया है और जो है उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहां पे तमाम तरह के प्रस्ताव होते हैं जो वहां पे रखे जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। संविधान में अगर कोई संशोधन की बात होती है तो वो उसी में होता है सारा का सारा। अगर CWC के मेंबर चुने जाते हैं तो वो भी कांग्रेस के महाधिवेशन में ही चुने जाते हैं। महाधिवेशन सबसे शक्ति संपन्न अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो संविधान के अनुसार तो वो जो है अप्रैल के शुरू में होगा, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा। अप्रैल के महीने में पहले पखवाड़े में महाधिवेशन गुजरात में होना है कांग्रेस पार्टी का, और ये जो साल 2025 है इसमें कांग्रेस ने ये रखा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस कितना मजबूत होती है ये देखने को मिलेगा बिहार के चुनाव में, क्योंकि इस साल के आखिर में बिहार का चुनाव है और वहाँ पर कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है। गठबंधन में कांग्रेस रहेगी, अभी से वहाँ गठबंधन है, पहले भी महागठबंधन जो बिहार का, जिसमें RJD, कांग्रेस पार्टी और वाम दलों का ये गठबंधन, और इसमें क्या नीतीश बाबू भी आएंगे, ये एक मज़ेदार तथ्य है। आने वाले समय में इस पर भी हम चर्चा करेंगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा यहीं से ये भी पता चलेगा कि आगे कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार सत्ता पर काबिज जो नरेंद्र मोदी NDA की सरकार है, उसमें नीतीश बाबू का क्या रोल रहता है, चंद्रबाबू नायडू का क्या रोल रहता है और क्या रोल दूसरी पार्टियों का रहता है, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ, और इन सब के बीच दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन वो विवादों में हैं, शुरुआत से ही अपने बयानों के कारण विवाद में रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि पहली बार की वो विधायक हैं, और ये पहला कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी ने पहली बार के विधायक या पहला विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया हो। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का, आपको याद होगा उधर राजस्थान की बात याद होगी, इन सब जगहों पे भी यही क्रम था और उसी क्रम को जारी किया है बीजेपी ने यहाँ दिल्ली में। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या बीजेपी इसी दम पर आगे आने वाले समय में बिहार का चुनाव, वेस्ट बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव रिपीट करने की बात, चाहे तमिलनाडु, दक्षिण में भी उसकी निगाहें टिकी हुई हैं, इन सब चुनावों को बीजेपी जीत पाएगी या कुछ और है? और इन सब के बीच राजीव कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दूसरे कुमार वहाँ पर, ज्ञानेश कुमार, वहाँ काबिज हो चुके हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई कब होगी पता नहीं। प्रशांत टंडन जी, बहुत कुछ यहाँ है और कुछ ऐसी तस्वीर है जिसको डिकोड करने की ज़रूरत है विश्लेषण के जरिए। आने वाले समय में अभी सब कुछ सामने धीरे धीरे होगा। बिहार का रिजल्ट किधर जाता है, क्या बिहार का रिजल्ट भी उसी दिशा में जाएगा जिस ढंग से हम लोगों ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव को देखा है, या वहाँ कुछ और होगा? क्या वहाँ पार्टियाँ अभी से सतर्क होंगी, या इलेक्टोरल रोल से लेकर तमाम EVM और इन सब की बात जो होती रही है बिहार का रिजल्ट आने के बाद वही बातें होंगी, या वैसे ही आगे बढ़ें तो 2026 में जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें भी वही होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं, जरा उन सवालों से कुछ बातें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, दिल्ली का चुनाव में जो बीजेपी की सरकार बन गई है, तो ये बीजेपी के लिए कितना असरकारक होगा ये हम देखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब मीडिया से, जो इनका समर्थक मीडिया है, टीवी मीडिया, उससे दिल्ली के पोल्यूशन की खबरें बाहर हो जाएंगी, क्योंकि वही दिल्ली में सबसे बड़ी कसौटी बीजेपी के लिए होगी कि वो सरकार चल कैसी रही है। राष्ट्रीय स्तर तक, जहाँ तक बात है राष्ट्रीय स्तर की राजीव जी, उसमें बड़ा फैक्टर जो है, जो मोदी जी ने कहा कि 2047 में हम डेवलप कंट्री होंगे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, सारे जो गोल्स हैं उनमें ट्रंप ने बहुत बड़ा छेद कर दिया और लगातार हमारी इकॉनमी पे डॉलर का प्रेशर अब रहेगा।
और ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। ज़ेलेंस्की को फटकार रहे हैं ट्रंप कि तुमने चुनाव नहीं कराया, डिक्टेटर है ये, और पुतिन से बातें कर रहे हैं। तो ट्रंप ने ये भी बता दिया कि वॉर रुकवाने वाला पापा कौन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल के बाहर है मोदी जी के। और ट्रंप अभी केवल हथकड़ी लगा के भेजा है उसने 2 बार, बाकी लोगों को नहीं भेजा उस हथकड़ी लगा के। वो बहुत तकलीफ दे जो है ये दौर अमेरिका के साथ होने जा रहा है भारत का इकोनॉमी के फ्रंट पे। दूसरी बात कि उसको कांग्रेस पार्टी कैसे अब भुनाती है पॉलिटिकली, ये कांग्रेस पार्टी पे डिपेंड करता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात फिर से करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश से ही बहुत सी चीजें तय होंगी, उत्तर प्रदेश से ही बिहार भी तय होगा। देखिए, जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो काम एयरफोर्स का काम है। वो ऊपर से टारगेट को सॉफ्ट कर रहे हैं। अब नीचे कांग्रेस के इन्फेंट्री को जाना है और झंडे गाड़ने हैं। ये कांग्रेस पार्टी कैसे तैयार करती है इसको। देखिए, राहुल गांधी जो संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह जाके, उन सम्मेलनों में जाइए, देखिए कि मंच पे कौन बैठ रहा है और उस हॉल की सीटों पे कौन बैठ रहा है। तो आपको ये दिखाई देगा कि जो काशीराम का बामसेफ था, जो काशीराम के रैलियों में जो नीचे बुद्धिजीवी भाषण देते थे, काशीराम के आने के पहले तमाम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, लेक्चरर्स, संस्कृत कर्मी, लेखक, ये सारे लोग वहां पे भाषण देते थे। वो लोग स्ट्रेंथ थे बीएसपी के। वो सब लोग अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास कोई जगह नहीं है। वो डिफेंड नहीं कर पाते पब्लिकली कि वो बीजेपी के साथ, क्योंकि वो मूलतः इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। राहुल गांधी के संविधान सम्मान सम्मेलनों में वही लोग होते हैं। रविकांत जी जानते होंगे, वो भी जाते हैं वहां पे, कि वही लोग होते हैं। आपको बामसेफ दिखाई देगी, वो नीले झंडे दिखाई देंगे। अब क्या करना है कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, आपको लोग लगाने हैं वहां पे। और उसके पहले जो बात रविकांत जी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि रास्ता तो खुले। आपने बीजेपी के नेताओं को, आपने बीजेपी के समर्थकों को एक न्योता दे दिया आज। अब आप उसके सड़क तो बनाइए कि वो आए उस सड़क से। तो सड़क बनाने का काम अभी शायद गुजरात में हो। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं देखता हूँ, कांग्रेस के नेताओं में भी देखता हूँ, उनके कम्युनिकेशन में देखता हूँ, ये सामाजिक न्याय की राजनीति कांग्रेस के लिए भी नई नहीं है, इतनी मुखर। ये राजनीति अभी तक क्षेत्रीय पार्टियां कर रही थी, बीएसपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां कर रही थी। इनके काडर में, इनके नेताओं में तो इनबिल्ट है वो बातें। वो वहां उस समाजों से आए हैं। कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय की राजनीति की शब्दावली क्या हो, इंगेजमेंट कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे हो, उसकी चुनावी रणनीति कैसे हो, इसकी एक ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने लोगों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कैसे उस नई राजनीति में अपनी पार्टी को आप तैयार कर पाते हैं। तो ये यहाँ जो राहुल गांधी ने आज बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के दिमाग में एक बिग पिक्चर है उत्तर प्रदेश की, तभी उन्होंने आज ये बयान दिया है। और इसका दूरगामी असर जो होगा, अगर वो सड़कें, वो पुल बना पाते हैं आगे आने वाले बहुत जल्दी में, तब इसका बहुत बड़ा असर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी
एक बड़ी चुनौती है आज की तारीख में विपक्ष के सामने, लेकिन विपक्ष कितनी मजबूती के साथ उस चुनौती का सामना कर रहा है, बीजेपी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये देखना। और इसी में ये तमाम बातें, जिसमें बिहार का चुनाव, चाहे उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, इन सब के चुनाव, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव, बहुत सारे चुनाव हैं धड़ाधड़, जैसे अभी पिछले दिनों थे, एक छोटा सा गैप उसके बाद। लेकिन इन चुनौतियों का सामना, पहली बात, और दूसरी बात, इन सब के बीच जो गड़बड़ियां हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को कैसे सुधारेगा विपक्ष, सुधरवाएगा कैसे विपक्ष, ये भी बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी संविधान दिखा तो रहे हैं, लाल किताब दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखा देने मात्र से तो नहीं होगा, और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं, ये कहते हैं कि 70 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, या 76 लाख वोट कैसे 5 से 6 के बीच में बढ़ गए महाराष्ट्र में। ये जो बातें बाद में हो रही हैं, इन चीजों पे पहले अंकुश कैसे लगाया जाए, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, ये सवाल भी तो उठता है। हाँ, निश्चित रूप से आपने कहा। देखिए, राहुल गांधी बहुत ईमानदारी से सामाजिक न्याय के एजेंडे पर लगातार मुखरता से बात कर रहे हैं, हल्के फुल्के अंदाज में भी नहीं कर रहे, बहुत मुखरता से बात कर रहे हैं, और व्यक्तिगत जीवन में लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि उनका जो निजी अपना जीवन है, उसमें तो पूरी ईमानदारी दिखाई पड़ती है, संघर्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन पार्टी के स्तर पर वो चीजें अभी आनी बाकी है, उसको लाया जाना अभी शेष है। सांगठनिक स्तर पर भी वो मजबूती चाहिए कि सिर्फ एजेंडा नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के जरिए जो चुनाव जीते जा रहे हैं, अब चुनाव लोगों के जरिए नहीं जीते जा रहे हैं, इसको नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही समझ लिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से मोड़ा गया, वो पुलवामा के बाद जो पूरा राष्ट्रवाद का सिनेरियो बनाया गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया, लेकिन उसमें जो पूरा कास्ट इक्वेशन से लेकर के चीजें की गई, उसमें भी वो वही सारी चीजें थी कि कैसे वोट को गुमराह करना है, बढ़ाना घटाना, ये सब चीजें वहां शुरू हुई थी। और मोदी जी ने इस बात को जान लिया कि अब हमारे पास वोटर नहीं है बढ़ाने के लिए। आपको हर चुनाव में भाई कुछ वोटर होता है जो निकल जाता है, तो आप बढ़ाएंगे कहां से, कौन सी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी आप पैदा करेंगे। महिलाएं जहां तक हो सकती थी वहां आपने लिया, अपर कास्ट वोटर आपके साथ, जो हिंदुत्ववादी है वो आपके साथ आया, बहुत सारा प्रोग्रेसिव वोटर्स भी तो है उसमें से जी, जो बीजेपी की इस हिंदुत्ववादी राजनीति के खतरों को जानते हैं। वो लोग खड़े थे बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा ये बात समझनी शुरू की। शुरू में हो सकता है वो लोग ना समझ रहे हो, शुरू में तो बहुत सारे दलित भी गए थे, बहुत सारे ओबीसी गए, ये जानकर कि साहब मोदी जी ओबीसी हैं। तो लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, ओबीसी का भला होगा। लेकिन हुआ क्या, तो वो लोग वहां से निकलने शुरू हुए, और 19 में मोदी जी को यह समझ में आ गया कि हमारे पास 22-24% से ज्यादा वोट बैंक नहीं है, अभी ये घटेगा। आज की तारीख में बीजेपी के पास 20% मजबूत आधार वोट है। इसके ऊपर जो उनको हासिल होता है वो वही पॉलिटिक्स है जिसमें जाति की राजनीति है, प्रतीकों की राजनीति है, फिर छल कपट बेईमानी झूठ, चुनाव आयोग, ये उसमें सब शामिल है। तब वो पहुंच पाते हैं 28, 30, 32। अब दिल्ली के चुनाव में थोड़ा अलग मामला है, लेकिन अधिकांश राज्यों में आप देखिएगा बीजेपी का कितना वोट चला है, मैक्सिमम 35 तक आकर के बीजेपी हाँपने लगती। और हो क्या रहा है कि साहब आपने महाराष्ट्र में कितना वोट बढ़ाया, 40 लाख, शायद इतना ही है, 40 लाख के आसपास जी। अब 40 लाख वोट अगर विधानसभा में बढ़ता है अचानक 5 महीने के भीतर, और आपने, राहुल गांधी ने दिया है उसका प्रमाण, एक गांव में 10-10 हजार वोट, एक घर में एक पते से कितने सैकड़ों वोट निकल रहा है। ये हो क्या रहा है,
हम लोगों ने अभी देखा मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में एक वोटर 7 वोट डाल करके निकला और उसने डंके की चोट पर कहा कि हमने 7 वोट डाले। ये जो खेल हो रहा है चुनाव आयोग के जरिए कि मोदी जी और योगी जी में होड़ लगी है कि कौन कितना हेट स्पीच देगा, रोज आपको वही करना है और चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा करके रख देनी है। इनसे पार पाने की जरूरत है विपक्ष को। यह बात समझना होगा, ये ना हो कि आज आप ये समझ रहे हैं मोदी जी कल 10 कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि वहां कोई सीमा है ही नहीं। जहां पर गिरने की कोई सीमा ना हो, बेईमानी की कोई सीमा ना हो, तो वहां आप क्या करेंगे? आपको 2 कदम आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उसको रोकेंगे। जो बात आज राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कही, हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले बराबर ये कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई संकेत आता है कि बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ, हालांकि अंदर खाने कोशिशें चल रही थी और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि मायावती को किसने डराया और मायावती क्यों नहीं आई, मन तो उन्होंने भी बनाया था। और यह बात दलितों को समझनी चाहिए कि मायावती को जिस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है रोज, उससे कैसे पीछा छूटेगा। जब तक ये सत्ता नहीं बदलती है तो जो लोग मायावती के प्रति इतने सम्मान के साथ उनको देखना चाहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का दलित बहुत सारा है जो एक सम्मान रखता है और वो आंच नहीं आने देना चाहता है। उसको ये बात समझनी होगी कि ये सत्ता मायावती को किस तरह से डरा धमका करके रख रही है और उससे अगर आपको निपटना है तो फिर वहां निपटना। फिर आप ये नहीं देखें नहीं साहब अब वो कुछ नहीं कर रही है तब भी हमको वोट करना है। ये एक क्वेश्चन तो समझना होगा कि आज खड़ा कौन है। पहले तो निजात मिले उसके बाद देखा जाएगा। कांशीराम जी की जो राजनीति थी कि पहले इधर से निपटाया जाए फिर बाद में देखा जाएगा, वो भी ये कहते थे कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में हमको करना हो तो हम कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। असल है ये कि बहुत सिलेक्टिव चीजें आई और ये बीजेपी आरएसएस ने खेल किया। कांशीराम जी अंदर खाने यही कहते थे कि बीजेपी और आरएसएस कभी आ गए तो ये सब खत्म कर देंगे। लोगों ने निकाली कौन सी बात कि साहब वो ये कह रहे हैं कि हमें बराबर दूरी रखनी है, वो भी बातें उन्होंने कही, लेकिन आगे आने वाली राजनीति में उन्होंने इस बात को और मजबूती से कहा कि नहीं हमें यह फर्क करना पड़ेगा। लेकिन बामसेफ की एक प्रॉब्लम रही है, बामसेफ उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करती थी, लेकिन प्रसाद जी आज हालात ये है बामसेफ के कि वो 90 के दशक में सोचते हैं। तो जो लोग राहुल गांधी के साथ हैं वो 21वीं शताब्दी में पुनर्विचार कर रहे हैं कि आज क्या होना चाहिए, इसलिए वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कि राहुल गांधी अगर ये बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, संविधान की, बाबा साहब के सम्मान की, तो हमें यहां खड़ा होना होगा, क्योंकि मायावती जी इस समय खामोश है, उनके ऊपर दबाव है। और एक हिस्सा बामसेफ का वो है जो वही नागनाथ सापनाथ जिसकी तरफ इशारा किया अभी अमलेंदु जी ने, वो अभी वही घूम रहा है। तो इस राजनीति को, इस समय के अंतर को और आरएसएस के खतरे को उस समाज को समझना पड़ेगा। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी को, प्रशांत जी की बात को मैं शामिल करूं कि वो सड़क बनानी पड़ेगी, वो तैयार है, वो समाज आने के लिए तैयार है। आपको प्रतिनिधित्व देना होगा और वो आपको दिल से लगाने के लिए तैयार बैठा है, जितना मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। और बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ी शिद्दत के साथ वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। और सबसे ज्यादा मुझे जो कांग्रेस की इमेज बनाई गई थी बीएसपी के दौर में, आज वो दलित सबसे ज्यादा जिसको प्रेम और जिससे सबसे ज्यादा विश्वास रखता है वो राहुल गांधी है। यही नहीं बर्दाश्त हो रहा है मोदी जी को। तो रोज राहुल गांधी की छवि खराब करना, रोज कुछ ना कुछ करना है, रोज प्रताड़ित करना है। और मैं यही कहता हूं कि यही प्रताड़ना और ज्यादा करीब ला रही है उन्हें दलितों और माइनॉरिटी के साथ, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है जमीन पर वही राहुल के साथ हो रहा है दिल्ली में सियासत में। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा सियासत के से इतर जो कार्यपालिका है, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उस पर जिस प्रकार कब्जा होता जा रहा है, जिस तरफ इशारा राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं राजनेता या इस देश की जनता नहीं जानती है, लेकिन उसके बाद भी इस पर जो कब्जा है,
अगर उस पर भी ब्रेक ना लगे तो ये तो ऐसे भी आप जितनी भी राजनीति कर लीजिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक गंभीर विषय है, जितनी भी राजनीति हो जाए, लेकिन ये जो कब्जा है इस पर लगाम लगाने की जरूरत विपक्ष कैसे करे आखिर, चिंता का विषय है, इसलिए इस विषय को मैं यहां उठा रहा हूं। राजीव जी, ये कब्जा एकाएक नहीं हुआ है, दशकों की मेहनत के बाद ये कब्जा किया गया है और उस कब्जे को हटाने के लिए भी समय लगेगा। ये बात कांग्रेस ने समझ ली है, इसलिए इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई। अब कृष्ण आलूवालिया जो बने हैं बिहार के प्रमुख, उन्होंने सीधी बात कही कि हम सदाकत आश्रम से राजनीति नहीं करेंगे, हम मैदान से राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि डर्बी रेस के घोड़े को तांगे में नहीं जोता जाएगा और तांगे के घोड़े को डर्बी रेस में नहीं उतारा जाएगा। यानी अब हम बहुत परिपक्व हैं, हम समझ रहे हैं, और शायद बिहार में 243 सीटें विधानसभा की जी, तो उस पर से उन्होंने कहा कि लड़े थे पिछली बार 70 सीटों पर हम कम से कम 70 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार दमदारी से लड़ेंगे। तो एक शुरुआत है, लेकिन यहां एक और मुझे लगता है कि एक और दुविधा आने वाली है आगे जाकर कांग्रेस को, क्योंकि नीतीश कुमार तो स्पष्ट है उनकी स्थिति क्या है, वो केवल अपने आप ही वो वाइप आउट होने वाले हैं। जैसे जो आप देखते होंगे कांच में कई बार कोहरे से छवियां बन जाती है, धुएं से छवियां बन जाती है और धीरे धीरे वाइप आउट होती हैं, तो ऐसे ही नीतीश कुमार अपने आप धीरे धीरे करके गायब होने वाले हैं। उनकी राजनीति धीरे धीरे करके कमतर होती जा रही है। लेकिन दिक्कत अब एक और आएगी कांग्रेस के सामने बिहार में, जो चुनौती होगी कि आरजेडी को भी खतरा लगेगा कांग्रेस का आना, कांग्रेस की सक्रियता। और एक बात मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, जब तक कांग्रेस अपनी दमदारी से पूरे देश में तमाम विधानसभाओं के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, हर चुनाव में अपनी दमदारी से नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस की ताकत को पहचानने में लोगों को दुविधा होगी। इसलिए यह बिल्कुल सही है और जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, और इसका नतीजा कोई 1-2 दिन में, कुछ महीने में आने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के बाद इसके नतीजे निकलेंगे। आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। जहां तक कांग्रेस में जो बदलाव की बयार चली है, आप देखिए सब जगह युवा लोग आगे आ रहे हैं संगठन के स्तर पर, और वे सक्रिय हैं और मैदानी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने धक्के खाए हैं, लाठियां खाई है, मैदान में डटे रहे हैं, पुलिस के जुल्म, इनकम टैक्स के जुल्म, ईडी की जांच सही, तमाम परेशानियां सही, वे सारे लोग अब मुख्य धारा में कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस में उन्हें वे पद दिए जा रहे हैं जो निर्णायक पद है। तो इससे कांग्रेस में एक नई जान तो आ रही है और इसीलिए कांग्रेस वापस मुख्य धारा में, मुख्य सफे पर उतनी ही दमदारी से आती हुई नजर आएगी अगले कुछ समय के बाद। तारीख तो बताना संभव नहीं, लेकिन एक बात लगता है कि कांग्रेस अब सही ट्रैक पे है और कांग्रेस ने अपने सहयोगियों पर जो भरोसा किया था, वो भरोसा कांग्रेस के लिए लाभदायक नहीं रहा, उनके साथियों के लिए लाभदायक रहा। तो अब कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी जब कांग्रेस खुद अपने बूते पर लड़ेगी। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे सेनापतियों को रिप्लेस करना जरूरी था जो न तो युद्ध लड़ते थे, न जिनकी मंशा युद्ध लड़ने की थी, लेकिन फिर भी सेनापति बने हुए थे। तो उन लोगों को यथास्थान पर रखना उचित होगा। कांग्रेस ने बिल्कुल सही कदम उठाया। और खड़गे जी ने जो बातें कही अपने भाषण में, देखिए राहुल गांधी 2 बार बिहार जा चुके हैं अभी हाल में, तो राहुल गांधी की यात्राओं का भी असर है ही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने दम पर आगे आ रही है और इसमें कुछ जो संवैधानिक संस्थाओं में जो अधिकार जमाए गए हैं, राहुल गांधी इसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैदान में आकर इसके बारे में खुलकर लड़ाई लड़ने की स्थिति में अभी कांग्रेस धीरे धीरे आएगी, अभी पूरी तरह से नहीं। राजीव जी, अमलेंदु जी, आपको भी लगता है क्या? अमलेंदु जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ, आपको भी लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो कब्जा होता जा रहा है, इस बारे में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता ये भी बात तो कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर लड़े कौन? चुनाव आयोग में और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए
जज साहब के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह देते हैं कि मेरे पास इस वक्त समय नहीं है क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाकर वहां खड़ा होना है, इसलिए मैं यहां अभी नहीं रहूंगा। और जज साहब जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं एकोमोडेट कर लूंगा। और उसके बाद आप देखिए कि अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, ये नहीं पता किस तारीख को सुनवाई होनी है। अगर इस ढंग से न्यायपालिका में हो, जबकि पहले से तारीख तय है, और न्यायपालिका में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक की बात कही गई कि तब तक यहां सरकार से गुजारिश है कि सरकार कोई ऐसा फैसला न ले, उसके बाद भी सरकार ने न सिर्फ फैसला बल्कि नोटिफिकेशन और ओथ तक करवा दिया। ज्ञानेश कुमार उस कुर्सी पर बैठ गए, तो कैसे समझा जाए? और इस पर विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष वही जो नियम कायदे हैं, विपक्ष अगर देखा जाए, नियम कायदों को देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक तरफ से दूसरी तरफ कार्यपालिका ने अपना काम कर दिया है, तो विपक्ष को चुप रहना चाहिए। लेकिन यही जगह, इसी जगह पर अगर बीजेपी होती तो क्या करती? सवाल उठता है ना। आज यहां दिल्ली, एक बात इसमें और जोड़ लूं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, उनके जो पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि ये ट्वीट विपक्ष के होते और आज यहां पर अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो रहा होता तो, और उसका अगर ये ट्वीट होता तब क्या होता? बिल्कुल राजीव जी, दोनों बातें हैं। और देखिए, जो जहां तक सवाल है कि जो संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरीके से कब्जा होता चला जा रहा है, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था राजीव जी, विदेश में पूछा गया था ईवीएम को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि अकेली ईवीएम जो है वो समस्या नहीं है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो उन पर कब्जा हो चुका है। तो यानी राहुल गांधी को ये बात काफी पहले से पता है, आभास है कि लड़ाई केवल अकेले ईवीएम की नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कब्जा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग का सब तरफ जिस तरीके से कब्जा हो चुका है, तो लड़ाई तो लंबी है और बहुत जटिल भी है। और सीधे सीधे लड़ाई ये नहीं है कि साहब बयान दे दिया या सड़क पर उतर गए, केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। यानी राजीव जी, जो एक तरह से कहा जाए कि हर मोर्चे पर लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी, सारे जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको अपनाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये राहुल गांधी तो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। राहुल गांधी इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से साथ में सहयोग इंडिया गठबंधन के और दलों का आना चाहिए, वो उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। जो दिखते हैं वो एक तरह से कहा जाए अखिलेश यादव थोड़ा बहुत समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा बहुत काफी तीखा समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तेजस्वी यादव भी तीखा करते हैं, महाराष्ट्र के दल जो वो सीधा सीधा तीखा हमला करते हैं। बाकी दल इस मसले पर उस तरीके से साथ में जो आते हुए दिखाई नहीं पड़ते, या उस खतरे को उस तरीके से भांपते हुए नजर नहीं आते कि जो खतरा व्यापक तौर पे है उससे किस तरीके से लड़ा जाना है। तो लड़ाई तो निश्चित तौर पे लंबी है, और राहुल गांधी इसको काफी पहले से समझ रहे हैं कि लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जानी है, क्योंकि अकेली लड़ाई ईवीएम की नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का मसला राजीव जी, अब ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम सब एकोमोडेट कर लेंगे, और ये भी कहा इसके साथ साथ कि हमारे लिए सारे मैटर जो महत्वपूर्ण है। जब वरुण ठाकुर जो थे अधिवक्ता, उन्होंने कहा कि साहब ये इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको सुन लीजिए पहले, तो कहा कि ये नहीं, हमारे लिए सारे मैटर ही इंपॉर्टेंट है। यानी इतना गंभीर मसला जो है, जिसपे पूरे एक तरह से कहा जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसका भविष्य टिका हुआ है, कि अगर, और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी राजीव जी कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात कर सके। जब आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कमेटी बनाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर बात कर सके, और उस आपके आदेश को सरकार ने बदल दिया, उसके खिलाफ याचिका आई हुई है। और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए सारे मसले महत्वपूर्ण है, केवल यही मसला महत्वपूर्ण नहीं है। यानी आपने इस मसले को भी उठाकर सारे मसलों के साथ मिलाकर रख दिया, कोई अगर जमानत के लिए आया है वो भी, और कोई अगर हत्या के मुकदमे में आया है वो भी, तो सारे मसले आपने उठाकर एक साथ रख दिए कि सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये राजनीति, और संविधान पीठ के फैसले को बदला गया, ऐसा नहीं कि सबकी 2 जनों की खंडपीठ के फैसले को बदल दिया गया। तो ऐसे मसले पर अगर इस तरीके की टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती है, और ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि न्यायपालिका में भी सब कुछ दुरुस्त नहीं है। और राजनीति न्यायपालिका पर कब्जा करने की तैयारियां तो 2014 में जैसी सरकार बनी थी उसमें शुरू हो गई थी, और ये तैयारियां शुरू हो गई थी किस तरीके से अपने लोगों को लाकर भरा जाना है। और जब कॉलेजियम नाम भेजता था राजीव जी, तो आप देखिए कि लंबे समय तक सरकार से टकराव ये रहता था कि कॉलेजियम ने जो नाम भेजे वो नामों को मंजूरी नहीं मिलती थी, और सरकार की तरफ से अपनी शर्तें लगा दी जाती थी।
जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ एक फैसला दे दिया था। इसलिए तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं। और जस्टिस नरीमन है, उन्होंने तो खुलकर कहा कि उनके दबाव रहता था कि किस तरीके से आप जो है वो बातें मत कीजिए। और जस्टिस कागजू ने राजीव जी अगले लिखा था, वो जस्टिस बोबड़े जिस समय चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि उनसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, जो बोबड़े साहब की बेंच में होते थे, कि बोबड़े साहब जो सबको बोलने से रोक देते हैं और खुद ही फैसला ले लेते हैं। यहां तक कि यानी न्यायपालिका के अंदर की बातें सब सामने आती रही। तो इस तरीके से राजीव जी लड़ाई जो केवल चुनाव आयोग के खिलाफ ही नहीं है, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई जहां पहुंची है कानूनी तौर पर, वहां भी संकट है। तो संकट सब तरफ है। और अकेले राहुल गांधी जो है, एक तरह से कहा जाए, राहुल गांधी कहते तो है कि चक्रव्यूह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में तैयार, हम उसको तोड़ेंगे। तो ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह तगड़ा है, लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ कोई अभिमन्यु नहीं है। ये भी बात राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। तो यहाँ जो लोग हैं, जो पांडव यहाँ इकट्ठा हुए हैं, राजीव जी, जो 27-28 दलों का मोर्चा है, इनको पांडव ही कहा जाए, तो अब देखना ये कि ये पांडव जो है किस तरीके से एकजुट रहकर और आगे लड़ाई लड़ते हैं। और ये बात समझ में आ गई दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद तमाम इंडिया गठबंधन के दलों को कि अब एकजुटता के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां ज्यादा गंभीर है। 303 वाले नरेंद्र मोदी से 240 वाला नरेंद्र मोदी ज्यादा खतरनाक है। ये बात लोगों को राजीव जी समझनी चाहिए, और मुझे लगता है शायद विपक्ष इस बात को समझ भी रहा। जी शकील जी, क्या कहेंगे आप इस पे? ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, और जिसमें राहुल गांधी लगातार इस तरफ बात तो लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं और प्रमाण के साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र का के रिजल्ट का प्रमाण और उसमें जो धांधली हुई वो सामने रख रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में जो धांधली हुई है उसको लेकर सीईसी के पास ये लोग गए थे, कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे। संवैधानिक संस्थाओं को किस ढंग से उस पर कब्जा किया जा रहा है, ये बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन आखिर सिर्फ कह देने मात्र से या यहाँ किसी आंदोलन, किसी ढंग से इस पर एक प्रेशर बनाने से काम चलेगा? और सबसे बड़ी चीज की क्या अगर ऐसा ही जैसा आज की तारीख में जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं तब तक और इससे पीछे देखा जाए तो कुछ भी जो बोलते हैं ना कि कान पर जूं तक नहीं रेंगता है या ना रेंगा, तो ये ऐसी स्थिति है क्या? बीजेपी को देखिए, बिल्कुल आप कुछ भी करते रहिए, 11 दिन 12 दिन के बाद हम दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री को देंगे, 18 दिन बाद हम महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे। अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार 240, बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, लेकिन 400 पार वाले नारे के साथ ही सरकार चलाएंगे हम। अभी भी सब कुछ, चाहे नीतीश बाबू रहें साथ ना रहें, चंद्रा बाबू रहें ना रहें, उनकी मजबूरी होगी कि वो साथ रहें। जो परिस्थितियां देखिए, जो फ्रेम देखिए। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, अभी अमलेंदु जी ने बहुत अच्छी बात कही, उसमें राहुल गांधी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम अभिमन्यु नहीं हैं। राहुल गांधी इस माइथोलॉजी को बहुत अच्छी तरह बताते हैं, और ये उन्होंने लोकसभा में कहा था। उन्होंने कहा हम अर्जुन हैं, हम चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। अगर तुम समझते हो कि अभिमन्यु समझ के हमें घेर के मार लोगे तो घेर के मार नहीं पाओगे। हमें अभिमन्यु मत समझना, उनके शब्द थे हम अर्जुन हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। तो राहुल जो हैं वही तो एकमात्र हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, सब पर बीजेपी ने, या कहना चाहिए नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया है। और ये सच है। और ये शुरुआत आज से नहीं हुई, ये शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब 1977 में बीजेपी पहली बार केंद्र सरकार में शामिल हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने उसी दिन से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 77 से मीडिया के अंदर उन्होंने अपने लोग भर्ती करना शुरू कर दिए थे। 77 से उन्होंने हर संस्थान में अपने लोग भर्ती करना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद जब जब उनकी सरकार बनी वो यही काम करते चले गए। तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये देखिए कि इसको पहचाना किसने? इसको राहुल गांधी पहचानते हैं, और राहुल गांधी इसको लेके लड़ते हैं। और इसीलिए इसका इतना असर होता है कि लोग उनके साथ खड़े होते हैं, लोग बोलते हैं। राहुल गांधी एक बात जो कहते हैं वो सबसे खास बात है कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, आज जो भी कर रहे हैं इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये ना सोचे कि किसी को बख्श दिया जाएगा, किसी को छोड़ दिया जाएगा।
इसका असर होता है, लोगों में थोड़ा डर तो होता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बात और ज्यादा जोर देकर कहना पड़ेगी, रोज रोज कहना पड़ेगी और रोज रोज बताना पड़ेगा कि संविधान की राहुल बात करते हैं कि आप संविधान के मुताबिक चलिए, और अगर संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे तो जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा था कि फांसी होगी। ये देशद्रोह का मामला है, चुनाव में गड़बड़ियां करना, चुनाव में धांधलियां करना सीधा देशद्रोह है। तो थोड़ी भाषा को सख्त करके राहुल उतने थोड़े सौम्यता से बोलते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे लोगों को इस मामले में साफ साफ बोलना चाहिए। और जो अदालत की लड़ाई है वो मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन जब जज ये कह दें कि सारे मामले ही महत्वपूर्ण हैं, तो सारी धाराएं एक कर दो, अलग अलग धाराओं की क्या जरूरत है? एक ही धारा सब पे लागू कर दो, एक ही मामला सबका बना दो, क्यों इतनी कैटेगरी बना रखी है? तो ये लड़ाई जो है ये अभी थोड़ा चलती रहेगी। और देखिए लड़ाई का मेन क्या है, जब तक मोदी जी हैं ये सब ऐसा कैसे ही चलेगा। राहुल इस बात को अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है मोदी जी को हटाना। मोदी जी को हटाने के लिए ही राहुल इस सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनको समझौते करना पड़ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, इंडिया गठबंधन के अंदर भी। राहुल भी जानते हैं कि अकेले लड़ना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज अगर बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ने की कोशिश करती है तो उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा या आरजेडी को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। ये सोचने की बात है। कोई भी काम ऐसा सबसे बड़े विपक्षी दल अगर करेगा कि उसका फायदा मोदी जी को मिल जाए, तो हमें लगता है कि फिलहाल राहुल वो करने वाले नहीं हैं। उनका मुख्य लक्ष्य है कि पहले मोदी को हटाएं, और जब मोदी हट जाएंगे तो सारी संवैधानिक संस्थाओं पे जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाएगा। बीजेपी में भी अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो क्या पता वो उस तरह काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो वो चीजें खत्म होंगी। तो वो जो एक स्थिति बन गई है कि आज की तारीख में आप बीजेपी में देखिए, अभी आप पूछ रहे थे शायद कि रेखा गुप्ता को क्यों चुना, कि वहां पे नाम भी याद नहीं रहता, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा को क्यों चुना, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को क्यों चुना, उत्तराखंड में क्यों चुना। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कोई भी पहचाना हुआ चेहरा, स्थापित चेहरा हमारी पार्टी में नहीं रहे। आडवाणी जी तो गुरु थे, उनके क्यों हटाया? मुरली मनोहर जोशी बहुत बड़े नेता थे, क्यों हटाया उनको? उमा भारती क्यों हटाया? और उन सबको छोड़िए, आज जो है स्मृति ईरानी का वो वक्त हमने देखा है अभी चुनाव हारने से पहले तक कि उनकी पोजीशन नंबर 2 की हुआ करती थी। वो जब संसद में आती थी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो सारे सांसद जो है उनसे उस तरह से सम्मान से, अदब से बात करते थे कि जैसे वही सब कुछ है। स्मृति ईरानी की पोजीशन कम नहीं थी, लेकिन एक चुनाव हारते ही मोदी जी ने उनको दूर कर दिया, अलग कर दिया। आज की तारीख में उन्हें मोदी जी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। वो अमित शाह से जाके मिली और अपना फोटो डाल के कहती है कि माननीय अमित शाह जी से मेरी बात हो गई और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो ये जो है मोदी जी की स्ट्रेटेजी, कि मोदी जी अपने अलावा किसी और को वहां देखना नहीं चाहते। अभी अखिलेश ने ये बात कही कि दिल्ली में और लखनऊ में क्या चल रहा है। अखिलेश बड़े साफ साफ इशारे कर रहे हैं कि क्या दिल्ली अब योगी जी को बर्दाश्त करेगी, योगी जी को चलने देगी या नहीं चलने देगी। जो संगम के अंदर पानी के दूषित होने की रिपोर्ट आई है, ये केंद्र सरकार ने पहले दे दी थी, और अखिलेश इस सवाल को उठा रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट पहले दे दी थी कि पानी इस कदर दूषित है, उसके बावजूद उसको साफ करने की, उसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? और आज भी योगी जी कह रहे हैं कि पीने लायक पानी है वो। तो ये सवाल जो उठाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में मतभेद इतने ज्यादा गहरे हो गए। अभी जो सत्र चल रहा था उसमें अखिलेश ने कहा लोकसभा के अंदर कि याद कर लीजिए कि एक इंजन ने दूसरे इंजन को नमस्कार नहीं किया था। मतलब योगी जी ने मोदी जी को नमस्कार नहीं किया था। ये डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हो, डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं जी। स्थितियां जो है बीजेपी की इतनी अच्छी नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही हैं, इसीलिए रेखा गुप्ता को उन्हें लाके यहाँ बिठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी हम आपको बता दें कि बीजेपी के जो स्थापित नेता हैं वो इस चुनाव में जिस तरह मेहनत कर रहे थे दिल्ली के चुनाव में, आप देखेंगे कि वो मेहनत करना बंद हो जाएगा। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है।
राजस्थान की काफी खबरें हमारे पास आती रहती हैं। जी। भजनलाल शर्मा से सरकार चल नहीं पा रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो बड़े पुराने नेता हैं बीजेपी के, जो मिनिस्टर बन गए हैं, वो मोहन यादव को मान नहीं रहे, मोहन यादव से मिलने जाते नहीं हैं। मध्य प्रदेश के हम नाम भी बता सकते हैं, मिनिस्टर बन गए हैं वो, उन्होंने केंद्र में भी राजनीति की है, तो मोहन यादव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो। ये स्थितियां आज मोदी जी के लिए साजगार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक सिक्का चल रहा है, तो मोदी जी का सिक्का चल रहा है, वो कब तक चलेगा? अमेरिका हथकड़ी बेड़ी डाल के ही नहीं पहुंचा रहा, बहुत ही गंभीर बात है, वो उसके वीडियो भी जारी कर रहा है। वो कह रहा है लो गुरु दक्षिणा, विश्वगुरु बनते हो, किसको चाहिए विश्वगुरु? हमने मांगा था, आप कहते हो विश्वगुरु है, तो हमने तुम्हारे आदमियों के हाथों में हथकड़ी और बेड़ी डाली, और साथ में वीडियो भी पहुंचा रहे हैं, ताकि भारतीयों को मालूम पड़ जाए कि ये हमारे यहाँ आए थे, हमसे मिलके गए, और हम उसके बाद भी इनके साथ ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है मोदी जी के लिए, लेकिन एक समय है, राहुल अकेले हैं, राहुल को जो समर्थन मिल रहा है वो उतना नहीं मिल रहा जितना राहुल जैसी ताकत को चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल लड़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि जल्दी ही ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं से पलटेंगी। आज आपने खड़गे जी का ट्वीट देखा होगा, खड़गे जी ने चीन के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, बताया कि अरुणाचल में कितने गांव बना लिए हैं। सेना ने इस बात को माना है, अमेरिका इस बात को कह रहा है कि चीन कहां तक भारत के अंदर घुस गया, गांव बना लिए, जो परमानेंट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो बना लिए हैं। तो ये चीजें जो हैं अभी देखने में हमको लग रही है कि दिल्ली जीत गई है, हरियाणा जीत गई है, महाराष्ट्र जीत गई है, मोदी जी जिसको चाहे बना लेते हैं, लेकिन ये ऐसा हमेशा चलने वाला नहीं है। आज राहुल ने इसीलिए मायावती की बात करी है कि मायावती के बहाने आज देश में एक हलचल मच गई कि देखिए मायावती जी, आप सिर्फ एक बात से डर रही हैं, जेल जाने से, लेकिन आप जेल जाने से डर के दलितों का और अपने अन्य समर्थकों का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही हैं। उनके सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहे हैं। तो राजीव जी, बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसे कहते हैं एक संक्रमण काल ही चल रहा है, एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीर स्थिति है। और ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासकर चुनाव आयोग, फिर न्यायपालिका, इन सब पर भी अगर कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से अगर किसी की छाया भी पड़े तो ये ठीक नहीं है। और राहुल गांधी की राजनीति क्या पूरी तरह से इन सब को मुक्त कराने की राजनीति है, उस दिशा में बढ़ते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। और साथ साथ क्या जीतने की भूख राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल हैं। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, समय खत्म हो चुका है मैं जान रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इसी मसले पे। देखिए, ये जब कांग्रेस पार्टी वहां जा रही है गुजरात AICC, तो ये सब बातें जो आप शकील जी कह रहे हैं, ये उनको एड्रेस करनी पड़ेंगी। जो रविकांत जी ने कही बातें, जो और हमारे मित्रों ने कही, कि उनको एड्रेस करनी पड़ेंगी ये बातें। कि अब देखिए, मैं आपको इंडिकेट कर चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की स्थिति क्या है, और वो ट्रंप ने एकदम तय कर दिया कि क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति क्या होगी आने वाले वक्त में, ये भी बात हो गई है। अब आप पॉलिटिकली आप देखिए, ये जो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र में, वो अंतरिक्ष में है, न वो अंदर है न बाहर है। तो ऐसे बहुत सारे किरदार आपको बीजेपी में भी मिलेंगे। दिल्ली का सरकार जैसी पहले चलती थी वैसे अभी भी चलेगी। परिवर्तन सिर्फ ये हुआ कि वो आरती वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। तो कांग्रेस पार्टी के सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, अपोजिशन के सामने अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अब इस नई पॉलिटिक्स को राहुल गांधी पहचान रहे हैं। राहुल गांधी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की पॉलिटिक्स को ही पहचान रहे हैं। उसको कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं को, लीडरशिप को कैसे तैयार करते हैं, ये काम अब कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए निचले स्तर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ निचले स्तर पर करने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है विपक्ष को, विपक्षी दलों को। सबसे बड़ी चीज़ कि विपक्षी दलों को एकजुट होने की ज़रूरत है। मायावती को भी राहुल गांधी ने साफ साफ एक तरह से कहें तो ऑफर दे दिया है। मायावती ने अपनी बात रख दी है और उनकी राजनीति को बहुत ही शानदार ढंग से प्रोफेसर रविकांत जी ने बता दिया कि मायावती की राजनीति क्या है।
अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में ये राजनीति, ये सियासत किस दिशा में जाती है। अभी तो सामने बिहार है और नज़रें सबकी उत्तर प्रदेश पर भी टिकी हुई हैं। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक लंबा वक्त लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, और इस चर्चा में बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए ज़रूरी भी कई बार होता है कि थोड़ा सा समय आप लोगों का ज़्यादा ले लूं। जस्सल दलजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं, AK बने हुए हैं, इम्तियाज़ हुसैन साहब बने हुए हैं, और प्रीतम दुग्गल साहब लिख रहे हैं कि मायावती दलितों की हितैषी नहीं रही क्योंकि सिर्फ जाटव समाज की नेता बनकर रह गई हैं। अब जाटव भी उनका साथ छोड़ रही है और दलितों की संरक्षक